नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और हम यूनिट 4 पर आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में चित्र रचना। चित्र के द्वारा चित्र वर्णन क्या होता है? चित्र के द्वारा हम कैसे कहानियां बना सकते हैं और कहानियों के द्वारा कैसे चित्र बना सकते हैं, उस पे आज हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारा केस स्टडी और ये दोनों इस यूनिट में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं चित्र रचना कैसे करना है और इसके क्या नियम होते हैं। तो चित्र रचना करने से पहले हम इसके अर्थ को ध्यान से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि चित्र को देख के कैसे उस पे कोई कहानी लिखी जा सकती है और वो कहानी किस तरह समाज को फायदा पहुंचाती है, समाज को एक नया उपदेश देती है। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको अर्थ को समझना जरूरी है। तो चित्र रचना का अर्थ होता है कि किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में जो भी भाव उठते हैं और उसे जो अभिव्यक्त किया जाता है। चित्र वर्णन का दूसरे शब्दों में यह भी अर्थ होता है कि चित्र को देखकर इसमें दिख रहे क्रियाओं और स्थितियों और भावों का वर्णन करना। चित्र वर्णन को सरल शब्दों में कहा जाए तो चित्र को देखकर उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत करना होता है। भगवान ने केवल मनुष्य को ही कल्पना शक्ति का वरदान दिया हुआ है। यदि हम किसी भी वस्तु या चित्र को देखते हैं तो उसको देखते ही मन में एक भाव उठता है। इन सभी भावों का वर्णन करना ही चित्र रचना कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, आप चित्र देखते ही आपके मन में कैसी भावना उठ रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बच्चा पानी डाल रहा है, कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, टीचर या कहिए उसको बता रही है कि कैसे। तो ये चित्र के द्वारा आप एक चीजें समझ सकते हैं कि कहानी किस तरह से बनाई जाती है, इसके क्या लाभ होते हैं। तो चित्र वर्णन से वस्तुओं और दृश्यों को समझने में क्षमता का विकास होता है। आप चीजें देख रहे हैं, इसको आप समझेंगे और इस पे आप थोड़ा और सोचेंगे कि मैं इसको किस तरह से लिखूं ताकि ये बच्चे जो है पढ़ें और उससे उनको और अच्छी भावनाएं उत्पन्न हों। चित्र वर्णन करने से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। आप जब चित्र देखते हैं तो आप जब लिखने बैठते हैं तो आप नई नई चीजें सोचते हैं उसके ऊपर कि, और आपकी जो शक्ति होती है सोचने की शक्ति वो बढ़ने लगती है। चित्र वर्णन से अपने विचारों को अलग प्रकार से विचारधारा से लिखने की प्रतिभा का भी विकास होता है। जब आप चित्र देखते हैं तो मान लो एक चित्र कई लोगों को दिखाया जाए, लेकिन सभी लोग अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपनी कल्पनाओं के अनुसार उस कहानियों में ढालते हैं। तो जितने लोग हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच के, अलग अलग कल्पनाओं के द्वारा ये कहानी का रचना करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे लिखने की शक्ति बढ़ती है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है और हमारे जो विचार होते हैं उसका और अच्छे से विकास होता है। और भाषा लेखन के अंदर भी इसका विकास होता है। आप सब नए नए शब्दों का विकास, नए नए शब्द सोचते हैं, उसको लिखते हैं। अगर नहीं आता है तो ढूंढते हैं, पूछते हैं। तो हमारे क्या होता है, वोकैबुलरी बढ़ती है, हमारे जो शब्द भंडार हैं इससे बढ़ते हैं। चित्र वर्णन की विशेषताएं क्या होती हैं, तो कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पे ली हुई हैं, उसको हम समझते हैं। पहले चित्र को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अपने चित्र जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, खूब अच्छे से एक एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज को ध्यान से देखना चाहिए। जो भी बातें आपको चित्र के अंदर ही दिख रही हैं उन्हें सबसे पहले अलग से लिख लेना चाहिए। आपको जो भी चित्र दिख रहा है हर चीज आप एक लाइन लाइन से नोट कर लीजिए कि मुझे ये चीजें दिख रही है। जैसे पक्षी उड़ता हुआ दिख रहा है, पानी बहता हुआ दिख रहा है, हिरन दौड़ रहा है, रैबिट बैठा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप अलग से लिख लीजिए। यदि किसी भी प्रकार के चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हों तो उनके चेहरों के भावों को पहले अच्छे से समझें और आधार पर सुख दुख आदि भावनाओं को व्यक्त करें। सारी चीजें लिखने के बाद इनके मन की व्यथा आप सोचिए, आप अपने आप को उस जगह रखिए और सोचिए कि वो क्या सोच रहा है, कैसी बातें सोच रहा है, और उसको फिर अपने भावनाओं के माध्यम से सेंटेंस में पिरोइए।
यदि किसी भी चित्र के अंदर महापुरुष या चर्चित व्यक्ति का चित्र हो तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों और उससे संबंधित भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे आप उनके बारे में पढ़े हों तो आप उनके विचारों को भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि वो ऐसा सोचते थे, ऐसा लिखते थे। वाक्य रचना करते समय जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना है, तो उसके अंदर उक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करने से आपकी भाषा और भी सुंदर हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है। जैसे पर्यायवाची आप कहते हैं हमें क्यों पढ़ना चाहिए, मुहावरे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो इसलिए पढ़ना चाहिए जब आप लिखते हैं तो सही सटीक जवाब लिखना चाहिए। जैसे अरे तुम्हें बोलने की क्या जरूरत, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप ऐसे जब लिखेंगे तो लोगों को लगेगा कि इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। चित्र वर्णन करते समय यह बात सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए कि आपके सभी वाक्य जो है चित्र से संबंधित हो। ऐसा नहीं हो आप कहीं से कुछ जोड़ रहे हो, तो चित्र के अनुसार ही आपकी कहानी में एक के बाद एक आनी चाहिए। चित्र वर्णन में कभी भी अनावश्यक बातों के बारे में मत लिखिए, फालतू लिखने, क्योंकि फालतू लिखने से कोई पढ़ता नहीं है। आप लिखेंगे आपका और बोरिंग हो जाएगा। तो हमेशा जो है इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए चित्र के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट में बट मोरल लिखना चाहिए। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो इस चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो चित्र रचना आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चित्र वर्णन के अंदर कभी भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। केवल 25-30 शब्दों का 7-8 वाक्यों की पूरी तरह जब आप ये चित्र देखते हैं 7-8 वाक्यों से ज्यादा मत रखिए। चित्र में जितनी भी और कोई भी चीजें दिख रही हों सभी के बारे में वर्णन करिए। छोटी से छोटी चीजें जैसे आपको दिख रही है इग्नोर मत करिए, उसको भी लिखिए। यदि चित्र के अंदर चित्र के साथ शब्द भी देख रहे हों तो उन शब्दों का भी प्रयोग करिएगा। बढ़ा चढ़ा के उस शब्दों के बारे में लिखिए कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पे ऐसे लगा है, उसे छात्र देख के क्या सोचते हैं, तो इस तरह से लिखिए। वाक्य रचना करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल वर्तमान समय में ही वाक्य रचना कर रहे हैं। आप हमेशा उस समय प्रेजेंट टेंस में ही लिखिए। पहले वाक्य में चित्र के बारे में बताइए कि दृश्य किसका है, और अगले वाक्य में चित्र के बारे में बताइए कि दृश्य में अलग अलग क्या चीजें हो रही हैं। तो इस तरह से आप अपने वर्णन करिए। बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करते रहिए। जितना हो सके उतना चित्र वर्णन का अभ्यास करते रहेंगे तो आपका जो है सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। चित्र वर्णन करने का सही तरीका क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना कि चित्र हम जब वर्णन करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है। यदि आपको संक्षिप्त रूप से कहें तो आपको चित्र वर्णन करते समय केवल 5 बातों का ही ध्यान रखिए। बहुत छोटी चीजें लेकिन बहुत मूल्यवान चीजें बता रही हूँ। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। आप पिक्चर देख रहे हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज देखिए, क्या पहना है, क्या लिया है, कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ देख रहा है, किसके साथ है, उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। चित्र संपूर्ण तरीके के चित्र किसका है यह बताना होता है। चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें और उन्हें क्रम में लिखना चाहिए। चित्र में फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें और अपनी भावनाओं को प्रकट करें। अंत में अपने विचार को अच्छे से स्पष्ट करें और लास्ट में अपने विचार को बताएं ताकि पढ़ने वाला भी समझे कि आखिर लेखक कहना क्या चाहता था। चित्र वर्णन के कुछ और हम उदाहरण आपको दिखाते हैं, उसको देख के आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से चित्र वर्णन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप एक चित्र देख रहे हैं, पार्क में एक दादी अम्मा बैठी हैं अपनी पोती के साथ, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पेड़ पे बैठे हैं, कुछ नीचे घास में खेल रहे हैं। आप इस पे एक चित्र वर्णन कर सकते हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे मेले का एक दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, तो आप इस पे भी लिख सकते हैं कि मेला गया था देखने, मेले में क्या क्या चीजें आपने देखी, मेला में आपको देख के कैसा लगा, और घर लौट के आपने अपनी कहानी किसको सुनाई। इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके लिए जो मैं पिक्चर के द्वारा आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चित्र कितने तरीके से हो सकते हैं और चित्र की रचना कैसे कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक मुख्य पात्र रख लीजिए या लोगों के विचारों को आप कहानी के द्वारा समझाइए कि लोग ऐसा सोच रहे थे, ऐसा कह रहे थे। तो आप इस तरह का ये देख सकते हैं पिक्चर जिसमें 2 परियां हैं
और किसी कुत्ते को उन्होंने अपने जादू से इसमें डाल दिया है। तो इसके द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि कहानी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताया है, इसके कुछ नियम थे। उस नियम के द्वारा अगर आप अपने पिक्चर देख के कहानी बनाते हैं तो आपका कहानी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आप चित्र रचना के लिए इतना ही। आइए हम केस स्टडी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में केस स्टडी है, तो आपको मैंने एक केस स्टडी दिया है। पहले हम उस केस स्टडी को पढ़ेंगे, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो हमारा केस स्टडी का जो टॉपिक है वो जामुन का पेड़ है। बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को भी पढ़ा होगा। तो कहानी कुछ ऐसा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इंसान की कदर कम है। हमारे देश में इंसानों की कदर, महत्व ही नहीं है। तो आइए मैं कहानी को समझाती हूँ आपको, और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इस पे किस तरह से प्रश्न आएंगे और आप किस तरह से आंसर देंगे। जामुन का पेड़ एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है जिसके लेखक श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। इस कहानी के जरिए कहानीकार ने यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश के सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों की अकर्मण्यता, संवेदनशीलता और गैर जिम्मेदाराना रवैया किस तरह आम आदमी पर भारी पड़ता है। लेखक श्री कृष्णचंद्र जी की कहानी की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि रात में आए तेज आंधी तूफान के कारण एक जामुन का पेड़ टूटकर सचिवालय के पार्क में गिर गया। सुबह जब माली ने आकर देखा तो उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था, जिसकी खबर माली ने जाकर चपरासी को दे दी। चपरासी ने क्लर्क तक और क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट तक यह खबर पहुंचा दी। सुपरिटेंडेंट दौड़ कर बाहर आया। तब तक जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी लोग उस जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि किसी को उस पेड़ की जामुन बहुत रसीली लगती थी, तो कोई फलों के मौसम में उस पेड़ से झोली भरकर जामुन अपने बच्चों के लिए ले जाता था। मगर उस दबे हुए व्यक्ति की चिंता किसी को भी नहीं थी। तभी माली का ध्यान उस पेड़ के नीचे दबे हुए उस व्यक्ति की तरफ गया। माली को लग रहा था कि शायद अब तक वह व्यक्ति मर चुका होगा, लेकिन पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने अपने जिंदा होने की बात लोगों को बताई। माली ने तुरंत पेड़ हटाकर उस दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने का सुझाव दिया। वहां खड़े लोगों को दिया, जिसे लोग ने तुरंत मान लिया। लेकिन जैसे ही वो सब मिलकर उस पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़े तो सुपरिटेंडेंट साहब ने उन्हें यह कहते हुए रोक लिया कि पेड़ हटाने या न हटाने के बारे में वो पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछना चाहते हैं। फिर सुपरिटेंडेंट साहब ने मामला अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हुए मिनिस्टर तक पहुंच गया, और फाइल भी एक ऑफिस के दूसरे ऑफिस तक चलती रही, जिसमें आधा दिन बीत गया। कुछ मनचले क्लर्क हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को हटाने पर विचार कर ही रहे थे कि सुपरिटेंडेंट साहब ने वापस आकर बताया कि यह पेड़ का मामला है जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम पेड़ को नहीं हटा सकते। और इस प्रकार यह मामला व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुंच गया। दूसरे पूरे दिन फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक चलती रही, और शाम होते होते कृषि विभाग ने मामले को उद्यान विभाग को सौंप दिया, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ होता है। पेड़ के नीचे दबे हुए उस व्यक्ति के चारों ओर पुलिस का पहरा था, ताकि कोई उस कानून को अपने हाथ में ना ले और पेड़ हटाने की कोशिश ना करे। तीसरे दिन भी डिपार्टमेंट के साहित्य प्रेमी सचिव ने जामुन के स्वादिष्ट फलों और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ कार्यक्रम की दुहाई देते हुए जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मनचले व्यक्ति ने तर्क दिया कि प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक तथा उक्त तकनीकी के माध्यम से उस व्यक्ति को वापस ज्यों का त्यों जोड़ा जा सकता है। इस सुझाव पर विचार करने के लिए फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट से भी इसी तरह उनको बताया गया कि आदमी का बचना मुश्किल है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। रात को माली के पेड़ के नीचे उस दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाई और उसे उम्मीद बधाई कि कल तक उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कल सभी सचिवालयों की मीटिंग होने वाली है। सभी दबे हुए आदमी के मुंह से अचानक ही शायरी की कुछ पंक्तियां निकल गई,
जिसे सुनकर माली अचंभित रहा हो गया और वह बात पूरे सचिवालय में फैल गई। खबर के फैलते ही उस दबे हुए व्यक्ति के चारों ओर कवियों की भीड़ जमा हो गई। वहां एक कवि का सम्मेलन का माहौल बन गया। अनेक कवि व शायर उसे अपनी अपनी कविताएं या शायरी सुनाने लगे। दबे व्यक्ति के कवि होने का पता चलते ही सचिवालय की सब कमेटी ने उनका मामला कला एवं सांस्कृतिक विभाग को भेज दिया, जिसके बाद कला एवं साहित्य अकादमी का सचिवालय पेड़ के नीचे दबे है उस आदमी से मिलने लोग पहुंचने लगे। बातों बातों में सचिवालय को पता चला कि ओस के फूल गद्य संग्रह का लेखक भी है ये, और साहित्य अकादमी सरकारी साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का सदस्य बना दिया गया। पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति अथाह दर्द में था और उसे निकाले जाने की आस लगाए बैठा हुआ था। लेकिन कल्चर विभाग वालों ने यह मामला जो है वन विभाग को सौंप दिया। शाम को माली ने आकर उस दबे हुए व्यक्ति को बताया कि कल विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काटेंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बेहद खुश था। उस व्यक्ति की जान बचाना चाहता था, लेकिन व्यक्ति की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। अगले दिन जब वन विभाग के आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो विदेश विभाग के लोगों ने उन्हें रोक दिया। तभी पता चला कि जामुन का यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने यहाँ लगाया था। उसे काटने से दोनों राज्यों में संबंध बिगड़ सकते हैं, इसीलिए पेड़ काटने या न काटने का निर्णय प्रधानमंत्री करेंगे। विदेश विभाग ने यह मामला प्रधानमंत्री के सामने रखा। मामला सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली और पेड़ काटने की अनुमति दे दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी मर चुका था। सरकारी विभागों की अमानवीयता व संवेदनहीनता ने उसके जीवन की फाइल ही बंद कर दी थी। तो ये कहानी, यह जो आपको केस हम दे रहे हैं, इस केस पे आपको एनालिसिस करना है और आपको बताना है कि क्या यह सही है, क्या यह नियम सही है जो उस व्यक्ति के साथ हुआ, या उस पे और ज्यादा जो आसान तरीके हैं लोगों को बचाने के, जान बचाने के, वो होने चाहिए। तो आप इस केस को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुछ उदाहरण के लिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जिसको आप पढ़ें, समझेंगे तो आपको समझने में और करने में, हल करने में बहुत आसानी होगी। जामुन के पेड़ कहानी के लेखक कौन है? श्री कृष्णचंद्र। जामुन के पेड़ कहानी गद्य की कौन सी विधा में लिखी गई है? तो हास्य व्यंग कथा में। जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की अकर्मण्यता व संवेदनहीनता को लोगों के सामने लाना। जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार रात को बड़ी जोर से क्या चला था? आंधी तूफान। जोर की आंधी आने से किसके लॉन पर गिरा जामुन का पेड़ था? सचिवालय के। सचिवालय के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? जामुन का। जामुन का पेड़ कैसा था? फलदार। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को सबसे पहले किसने देखा था? माली ने। किसने कहा था कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाला जा सकता है? माली ने ही कहा था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यह कथन किसका था? क्लर्क का। व्यापार विभाग ने जामुन के पेड़ का मामला किसे सौंप दिया? कृषि विभाग को। जामुन के पेड़ का संबंध किस विभाग से माना गया है? कृषि विभाग से। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया? माली ने। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा था? प्लास्टिक सर्जन को। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपके आंसर इसी तरह से देने होंगे और आपको वेरी शॉर्ट आंसर आपको देना होगा और बताना होगा कि आपने क्या एनालिसिस किया। बेसिकली जो केस स्टडी होता है वो आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आंसर आपको देने होते हैं। तो आपके पास एक केस है जामुन का पेड़ और आपको वो कहानी बता दी जाएगी और उससे संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे और प्रश्न में पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर देने होंगे। तो आपको सारी चीजें मटेरियल प्रोवाइड की जाएंगी, आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और उसके उत्तर आपके अपने शब्द में, सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, किसी जरूरी नहीं है सबका उत्तर एक जैसा, क्योंकि सबकी सोच अलग है तो सब लोग उत्तर भी उसी के अनुसार लिखेंगे। तो आप जब इस जामुन का पेड़ पढ़िए तो आप देखिए
इंसानियत पे अपना दिमाग चलाइए कि इंसानियत हमारे देश में कितनी है, हम लोग कितना महत्व देते हैं इंसानों को, कितना महत्व देते हैं पेड़ों को। हमारे समाज में जो कार्य करने की क्षमता है, जो काम होते हैं वो किस स्पीड से होते हैं, और जो लोगों को दुख नहीं मिला है वो क्या दूसरे का दुख समझते हैं? क्या उन्हें ये दर्द होता है कि जो आदमी चला जाएगा उसके परिवार का क्या होगा, उसके घर वाले किस हालत में होंगे? तो ये सारी चीजें सोचने की बात है। और हमारे वहाँ जो काम करने का व्यवस्था बनाई गई है, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, कितने कानून बनाए गए हैं, उन कानून को सही तरीके से दहेज ढंग से चलाना करना, क्या ये सब ठीक हो रहे हैं? ये सारी चीजें आपको इसमें एनालिसिस करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो भी मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो समझाई हैं, जरूर आपको समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आपको जब चाहिए तब मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। आप मुझसे फोन करिए, मैसेज करिए और सारे डिटेल आप लीजिए। तो आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगले कुछ भी प्रश्न हो तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।